हेलो दोस्तों, मैं पुनः आपके समक्ष केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले सेशन में हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखा था। आज हम प्रश्न संख्या 22 से प्रारंभ करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपका, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अवकरण में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में, स्मेल्टिंग अंग्रेजी शब्द है। स्मेल्टिंग एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में प्रगलन कहा जाता है। प्रगलन, तो प्रगलन में हमने पढ़ा था किसी भी ऑक्साइड एस को उसके धातु में बदला जाता है, यानी ऑक्सीजन को हटाया जाता है। तो प्रगलन की क्रिया में किसी भी ऑक्साइड एस को कोक के साथ गर्म करते हैं, कोक के साथ यानी कार्बन के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 का, आपका आंसर हो जाएगा 22 का, आपका आंसर हो जाएगा 22 का ए, 22 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? H2O, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ज़्यादा अम्लीय वही होगा जो आसानी से H+ आयन त्याग करेगा, वही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो हम देखते हैं H2O में H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H कुछ इस प्रकार होता है। मिथाइल अल्कोहल में CH3 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H होता है। C2H5 में C2H5 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H होता है। लास्ट D में है C3H7 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H। तो हम देखते हैं क्या सारे ऑप्शन में OH 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 सेम है। यहाँ पर प्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हम जानते हैं सभी एल्काइल समूह +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, +I धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे ज़्यादा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रोपाइल में होता है। तो प्रोपाइल इलेक्ट्रॉन भेजकर और H के बीच बंधन को मजबूत कर देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोपाइल भेजता है, उससे कम इथाइल भेजेगा, सबसे कम मिथाइल। तो H आपका न भेजता है और न ही लेता है। तो यह H2O में H2O आसानी से H+ आयन त्याग कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए, H2O अधिक अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ताजे परिक्षेपित को कोलाइडल विलयन में बदला जाता है। ताजे परिक्षेपित को, ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जाता है। तो आपका ऑप्शन है कोगुलेशन, स्कंदन, पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण, डिफ्यूजन, विसरण। कोगुलेशन मतलब स्कंदन होता है, कोलाइडल विलयन को खराब करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर कोलाइडल विलयन बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेप्टाइजेशन, आपका आंसर हो जाएगा पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदलने की प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण कहा जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न आते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, H3PO3 है एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, इनमें से कोई नहीं।
एक भास्मिक का मतलब है एक H+ आयन त्याग करेगा, द्विभास्मिक क्या है 2 H+ आयन त्याग करेगा, त्रिभास्मिक का अर्थ है 3 H+ आयन त्याग करेगा। यानी कि H3PO3 कितना H+ आयन त्याग करता है, ये चर्चा करनी है। H3PO3 कितने H+ आयन त्याग करते हैं, इसके लिए H3PO3 की संरचना सूत्र पर विचार करते हैं। H3PO3 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, P लिखेंगे, डबल बॉन्ड O लिखेंगे, बच गया 2 O, एक OH इधर, एक OH इधर, बच गया अब एक H डायरेक्ट P से जुड़ता है। तो 2 H ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यही 2 H त्याग हो पाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा H ही त्याग हो पाता है। तो आपका यह हो जाएगा द्विभास्मिक अम्ल, 2 H+ आयन ही त्याग कर सकता है, तो हो जाएगा द्विभास्मिक अम्ल। H3PO3 है एक द्विभास्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। यदि परिक्षेपित अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तब कोलाइड्स है। देखिए पहला ऑप्शन है सॉल, दूसरा है जेल, तीसरा है इमल्सन, चौथा है फोम। तो यहाँ पर सॉल है तो SOL सॉल, सॉलिड लिक्विड में घुलता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड मतलब L मतलब लिक्विड, SO मतलब सॉलिड, सॉलिड लिक्विड में घुलता है। यानी कि सॉलिड आपका परिक्षेपित अवस्था है और लिक्विड परिक्षेपण माध्यम है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर परिक्षेपित अवस्था द्रव का रहा है और परिक्षेपण माध्यम ठोस का रहा है, तो सॉल नहीं हो पाएगा। चलिए जेल, जेल परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस, मतलब ठोस में कोई द्रव घुलता है तब जेल बनता है, जैसे दही, जैसे दही आपका हो गया, पनीर, ये सब आपका जेल का उदाहरण है। इमल्सन, इमल्सन को हिंदी में पायस कहते हैं, इमल्सन को हिंदी में पायस कहते हैं, तो दूध आपका पायस का उदाहरण है। तो ये होगा नहीं क्योंकि दो इमल्सन में दोनों अवस्था द्रव होते हैं, यानी परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों इमल्सन में दोनों द्रव होते हैं, ये होगा नहीं। फोम में, फोम में क्या होता है, कोई भी गैस द्रव में घुलता है तब फोम बनता है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी, परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो जेल बनता है, मतलब ठोस में कोई द्रव घुलता है तो जेल बनता है, जैसे दही, पनीर, ये सब आपका जेल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर का प्रमुख अयस्क है CuFeS, Cu2FeS2, CuFeS2, इनमें से कोई नहीं, तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम ऑप्शन ए में थायमिन, ऑप्शन बी में रेटिनॉल, ऑप्शन सी में साइनोकोबालामिन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 का 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट ऑप्शन है, हेमाटाइट, डोलामाइट, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O होता है, 2H2O होता है, इस प्रकार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 29 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका टिंडल प्रभाव एक गुण है, टिंडल प्रभाव एक गुण है। देखिए टिंडल प्रभाव किस में दर्शाया जाता है, जैसे एक वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन होता है एक होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, एक होता है निलंबन। तो टिंडल प्रभाव का मतलब है जब विलयन से होकर प्रकाश किरण गुजरा जाता है तो प्रकाश किरणें
को कोलाइडी विलयन के कण परिकीर्णित कर देते हैं, छितरा देते हैं, तब यह टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, निलंबन भी करता है। वास्तविक विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है। वास्तविक विलयन से प्रकाश किरण आर पार हो जाता है, यह प्रकाश की किरण को नहीं छितराता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये घोल है, इसका मतलब विलयन है, ये घोल है, विलयन है। यहाँ पर जगह आंसर आपका कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कोई ए अभिकारक है, मान लीजिए कोई ए अभिकारक है, ये अभिक्रिया करके बी उत्पाद दे रहा है। तो अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने के लिए R = K एक्टिव मास A पावर हो जाएगा 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वेग स्थिरांक का मात्रक, तो वेग स्थिरांक K हो गया, K का मात्रक निकालना है। R अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बराबर हो जाएगा K इंटू ये सांद्रता है, एक्टिव मास सक्रिय मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा K बराबर प्रति सेकेंड, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर प्रति सेकेंड, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न से कौन एक वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, H2S, SO2, CO। देखिए यहाँ पर H2S, SO2, CO ये सभी प्रदूषण को फैलाता है, क्योंकि जब इससे पानी मिलता है तो यह अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा होने लगती है, ये वायु प्रदूषक है। H2 एक अच्छा ईंधन है, तो यहाँ पर आपका 32 का ये हो जाएगा, यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिक्रिया की कोटि शून्य नहीं हो सकता है, भिन्नता नहीं होता है, हमेशा अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों की संख्या के बराबर होता है, एक पर्याययोगिक राशि है। तो अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। भिन्नता नहीं होता है, अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नता भी हो सकता है, मतलब बट्टा में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, ये सब में दशमलव में भी कोई मान हो सकता है, तो ये आपका ये भी आंसर नहीं होगा। हमेशा अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है, अभिकारकों की संख्या के बराबर जब होगा तो अभिक्रिया की अनिविकता हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। एक प्रायोगिक राशि है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी। इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट, हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है, गर्म करने की विधि कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका निस्तापन। इसी में अगर उपस्थिति दे देता वायु की उपस्थिति तो आंसर हो जाता डी जारन, लेकिन यहाँ अनुपस्थिति है, तो 34 का आंसर आपका सी होगा निस्तापन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन से रसायन का उपयोग बेहोशी के लिए होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोशी के लिए होता है। कैसे, जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अत्यंत विषैली गैस COCl2 बनाता है, COCl2 बनाता है। COCl2 का नाम है फोस्जीन, यानी फोस्जीन बनाता है, यह अत्यंत ही विषैली गैस होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 35 का सी, क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस है। चलिए 36 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। टिंडल प्रभाव हम जानते हैं, टिंडल प्रभाव इनमें से कौन संभव नहीं है। हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, इस बर्तन में
कोलाइडी विलयन रखा हुआ, इस बर्तन में कोलाइडी विलयन रखा हुआ। जब इससे होकर के प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश किरणें को तितर बितर कर देती है, रास्ता को भटका देती है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन चमकने लगता है। तो यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन ही दर्शाता है, एक निलंबन दर्शाता है, वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता है। तो देखिए इसमें निलंबन कोलाइडी विलयन निलंबन आपका टिंडल प्रभाव दर्शाएगा क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं। पायस भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ये भी दर्शाएगा। शर्करा विलयन, चीनी का विलयन आपका वास्तविक विलयन होता है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा, यह वास्तविक विलयन होता है। स्वर्ण सोल, ये भी आपका कोलाइडी विलयन ही है, तो ये टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका शर्करा विलयन, जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। चलिए नेक्स्ट, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। ये तो स्पष्ट है, 22.4 लीटर आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का आयतन जो होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और इसमें जो कण होते हैं, 6.022 गुने 10⁻23 इतना कण होते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 22.4 लीटर आंसर हो जाएगा आपका। इसका कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। चलिए नेक्स्ट, निम्न नोबेल गैसों के आयनन विभव होते हैं। नोबेल गैस होता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन। ये आपका नोबेल गैस होती है। कहता है नोबेल गैस के आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। तो नोबेल गैस की आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसके विन्यास अस्थायी होते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षा से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि 38 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई मोनोमर होती है। मोनोमर के ही पुनरावृत्ति से पॉलीमर बनता है। मोनोमर मतलब एकलक, पॉलीमर मतलब बहुलक। 39 का आंसर आपका हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा मोनोमर। चलिए नेक्स्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है, व्यापारिक औद्योगिक विधि है। तो हो जाएगा हिंजबर्ग विधि। हिंजबर्ग विधि हो जाएगा आपका हिंजबर्ग विधि या हिंसबर्ग विधि कह सकते हैं। विधि गलत लिखा गया है, स्पेलिंग इस प्रकार होता है विधि का, देख लीजिए, बोहर्सिकर वी, धोहर्सिकर धी विधि। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन किया जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन, तो कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन किया जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। ये जब इसका शुष्क सरवन मतलब गर्म करते हैं तो ये पूरा पार्ट एक साथ हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क सरवन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यानी कि 41 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक अम्लीय पूछ रहा है तो इसमें प्लस मिथाइल लगा हुआ प्लस आई प्रभाव, इसमें भी इथाइल लगा हुआ प्लस आई प्रभाव, इसमें प्रोपाइल लगा हुआ तो प्लस आई प्रभाव, यानी सब एल्काइल लगा हुआ है तो प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। प्रेरणिक प्रभाव है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और सबसे ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव होगा इसमें सबसे बड़ा एल्काइल में। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं है, तो आपका ये जल आसानी से H+ आयन त्याग करेगा, इसलिए जल सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा इस सभी अल्कोहल में। इसी में अगर आपका फिनॉल रहता तो फिनॉल में ध्यान दीजिए, इसी में यदि फिनॉल रहता C6H5
C6H5 सिंगल बॉन्ड OH रहता तो फिनाइल समूह -I प्रभाव दर्शाता है, यानी अर्थात यह आसानी से H+ आयन त्याग करता जल की तुलना में भी, तो फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय हो जाता। लेकिन फिनॉल ऑप्शन है नहीं, तो सभी एल्काइल अल्कोहल में याद रहे, सभी एल्काइल अल्कोहल में ज़्यादा अम्लीय आपका इसमें हो जाएगा, आपका कौन, जल हो जाएगा। अगर इसमें फिनॉल रहता तो फिनॉल हो जाता। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।